अध्याय 6 प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डर्जली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मज़ेदार नहीं गुजरा। यह सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वह उस कमरे में भी नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पिटूनिया आंटी तथा वर्नन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया था। उसे यह नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़कियों से अंदर बाहर आती जाती रहती। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठाकर लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वह एक कागज़ के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज़ पर 1 सितंबर तक की तारीख लिखी थी। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए, इसलिए वह नीचे ड्राइंग रूम में गया जहां डर्जली परिवार टेलीविज़न पर एक क्विज शो देख रहा था। वह थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को यह पता चल जाए कि वह वहाँ पर है। डडली चीखा और कमरे से भाग गया और वर्नन अंकल ने हूँ करके बताया कि वे सुन रहे हैं और मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नन अंकल ने एक बार फिर हूँ की। आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट देंगे? हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। धन्यवाद। वह ऊपर जाने ही वाला था तभी वर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए हैं? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे यह स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वह टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे की ट्रेन पकड़ना है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वर्नन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, यह मेरे टिकट पर लिखा है। पागल हैं, वर्नन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं, तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग क्रॉस स्टेशन ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हो? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नन अंकल गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जब तक उसकी वह कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वह स्मेल्टिंग स्कूल नहीं जाएगा। अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वह दोबारा नहीं सो पाया। वह बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वह जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वह ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि यह पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद उसने यह देखा कि हैग्रिड का पिंजरा ठीक तरीके से बंद है। फिर वह कमरे में घूमते हुए डर्जली परिवार के उठने का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डर्जली की कार में रखा गया। पिटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वह हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग क्रॉस स्टेशन पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली में लटका दिया और उसे स्टेशन तक खुद धगाते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उसे उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के,
यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना भूल गए, है ना। जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था और अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आशा है स्कूल में यह साल अच्छा गुजरेगा, वर्नन अंकल ने और भी ज़्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा, डजली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वह क्या करेगा। हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में कुछ पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था और जब हैरी ने उसे यह नहीं बताया कि वह किस देश का हिस्सा है तो वह भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया और जाते समय वह समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वह आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय ही बचा था। उसे ज़रा भी मालूम नहीं था कि वह प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचे। वह स्टेशन के बीच में बुरी तरह से फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वह उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के भारी सिक्के थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे यह बताना भूल गया कि यहाँ पर उसे क्या करना होगा, जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट को ठोकना। वह सोचने लगा कि क्या वह अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 व 10 के बीच में बने बैरियर को ठोके। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उनमें से उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई पड़े। मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। यह शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी और वह अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी जिन सबके बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वे धका रहे थे और उनके पास एक उल्लू भी थी। हैरी धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वे लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि वह उनकी बात सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी अंगार की तरह लाल थे। वह अपनी माँ की उंगली पकड़े था। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो जिनी, अब चुप रहो। ठीक है पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली। वह सावधान रहा कि कहीं उसकी पलक के ना झप जाए, क्योंकि वह चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वह लड़का दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया तथा जब तक भीड़ छटी वह लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गुलमुटुल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी? मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं। आपको तो यह भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा और वह चला गया। उसके जुड़वा भाई ने पीछे पीछे उससे जल्दी जल्दी करने को कहा और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद वह भी गायब हो गया था। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वह लगभग वहां पहुंच गया और तभी एकदम अचानक वह कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ़ कीजिए, हैरी ने गोलमटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपनी आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वह लंबा, दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए।
महिला ने दयालुता से कहा और हैरी ने सिर हिला दिया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ, कहीं भी मत रुकना और यह सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लगता है तो बेहतर होगा कि तुम दौड़कर यह काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूरकर देखा। यह बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 से आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। वह सीधे बैरियर से टकराने ही वाला था और अगर वह गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वह सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आते जा रहा था। वह रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंख बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वह दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। बाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वह आखिर वहां पहुंच ही गया। इंजन से निकलता धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर से तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के नीचे से और बीच में से निकल रही थीं। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर पटकने और घसटने की आवाज़ों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वे भी आपस में बात कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह से भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की से बाहर लटककर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता हुआ ले गया। वह एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेंढक फिर गुम गया। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आह भरते सुना। कुछ लोग घुघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे हुए थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वह हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक के डिब्बे के दरवाजे के ऊपर धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वह दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए। यह बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वह बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज़, हैरी ने हाँफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार कंपार्टमेंट के एक कोने में सही सलामत पहुँच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। यह क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम वही है? पहले भाई ने कहा। हाँ, उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने कहा। हैरी पॉटर। दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले। अच्छा वो? हैरी ने कहा। मेरा मतलब हाँ, मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोल कर उसे देखते रहे। हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के दरवाजे से एक आवाज़ तैरती हुई आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नज़र डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद पड़े। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहाँ वह आधा छिपा था। वहाँ वह प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रुमाल बाहर निकाल लिया था। रोहन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा हुआ है। सबसे छोटे लड़के ने बचकर निकलने की कोशिश की, परंतु उनकी माँ ने उसे दबोच लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी, उसने धक्का देते हुए अपने को छुड़ाया। अरे क्या? छोटे बच्चे रोनी की नक्कू पर कुछ लगा हुआ है, जुड़वा भाइयों में से एक ने चढ़ाते हुए कहा। चुप रहो,
रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह अपनी कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था जिस पर पी अक्षर लिखा हुआ था। ज़्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 कंपार्टमेंट रिजर्व हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य से प्रकट करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना ही चाहिए था, हमें तो यह पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है, उसने इस बारे में कुछ कहा था। दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। 1 बार या 2 बार? 1 मिनट, सारी गर्मी भर चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वह प्रीफेक्ट है, उनकी माँ ने लाड से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा यह साल अच्छा गुजरे। वहाँ पहुँचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वह चला गया। फिर से जुड़वा भाई बच्चों की तरफ पलटी उनकी माँ। और तुम दोनों इस साल ज़रा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया पर माँ, हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत बढ़िया है, धन्यवाद मम्मी, यह मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो नन्ना मुन्ना, रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वह अभी भी जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था। उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, ज़रा सोचो तो सही, अंदाज़ा लगाओ हमें अभी ट्रेन में कौन मिला था? हैरी तत्काल पीछे की तरफ टिक गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए ना देख लें। आप जानती हो वह काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हो वह कौन है? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूँ? मम्मी प्लीज़, तुमने उसे पहले ही देख लिया है जिनी, और वह बेचारा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो। क्या सचमुच वही था? फ्रेड, तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था। उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहाँ पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वह अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था। उसने इतनी नम्रता से पूछा कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। यह सब छोड़ो, क्या आपको लगता है उसे याद होगा? तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उसकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम उससे यह नहीं पूछोगे। फ्रेड, नहीं, यह पूछने की हिम्मत मत करना। जैसे उसे स्कूल के पहले दिन यह बात याद दिलाने की ज़रूरत है। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफ़ेद मत करो। 1 सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी मम्मी ने कहा, और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें घूरकर गुड बाय कह सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। क्या हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट शीट भी भेजेंगे? हाँ जॉर्ज, मजाक कर रहा हूँ माँ। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश करी थी, परंतु फिर ट्रेन ने तेज़ रफ्तार पकड़ ली और बच्ची पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की की तरफ पास से घर धड़धड़ाते हुए गुजर रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बिल्लियां उछाल रहा था। वह नहीं जानता था कि जिस जगह वह जा रहा है वह कैसी है, परंतु यह तो तय था कि वह उस जगह से तो बेहतर ही होगी जिसे वह पीछे छोड़कर जा रहा है। कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाकी सब कंपार्टमेंट भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की की तरफ देखने लगा। वह यह दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा भी नहीं। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अभी भी एक काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहाँ ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन ने कहा। हैरी
दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो नहीं दिया। फ्रेड और जॉर्ज बिजली, और यह है रॉन, हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं, बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर गए।